students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel, The Unfiltered Education. So in this series of fundamental rights, we have discussed about all the fundamental rights which we are having. Apart from that, we have also discussed about Article 32, जिसके अंदर हमने ये जाना कि यदि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं तो हम उन्हें वापस किस तरीके से प्राप्त करेंगे और कौन हमारी उसके अंदर मदद करेगा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस पे हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 34 की। क्या कहता है आर्टिकल 34? सो आर्टिकल 34 सेज रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स conferred by this part while martial law is in force in any area। अब यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख पा रहे हैं, वो है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ एज सच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। इसका इम्प्लिसिट मीनिंग है, एक्सप्लिसिटली इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्शल लॉ क्या है। बहुत लोग ये समझते हैं कि मार्शल लॉ का मतलब ये है कि जो मिलिट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। मार्शल लॉ कहा जाता है मिलिट्री रूल को। अब आप अपने आसपास देख पा रहे हैं कोई भी मिलिट्री का डायरेक्ट आपके डे टू डे लाइफ में इंक्लूजन नहीं है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है आपके आसपास। बट क्या हो अगर कोई वायलेंट एक्टिविटीज होने लगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए, कोई भी तरीके से पीस ना रहे, तो क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा? जी नहीं। उस कंडीशन में हमें जरूरत पड़ती है मिलिट्री रूल की। मिलिट्री रूल जब आता है तब ऑर्डिनरी लॉ सस्पेंड हो जाता है और सारे काम मिलिट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है कि फंक्शन करे वहां पे, बट अल्टीमेट अथॉरिटी होगी मिलिट्री की। इस कंडीशन में मिलिट्री के पास एबनॉर्मल पावर्स आ जाते हैं ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए। और ये हमेशा के लिए नहीं होता। इसके पीछे पर्पज ही ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेंटेनेंस की जाए वहां पे पीस की, और फिर से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हम लेके आए काम के अंदर। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस पे यूजुअली इसे लगाया जाता है। सो यूजुअली इसे लगाया जाता है या तो कहीं वॉर हो गई हो हमारी, वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हमने वहां पे लगा दिया मिलिट्री रूल। दूसरा, इन्वेड कर दिया, किसी फॉरेन आर्मी ने हमारी कंट्री को इन्वेड कर दिया और हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है वहां पे मिलिट्री रूल लगाया जाए। थर्ड, रिबेलियन, विद्रोह हो गया, राइट्स एंड एनी काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटी, कोई भी तरीके से जो है वायलेंट एक्टिविटी होती है तो मिलिट्री रूल लगाया जा सकता है। द ओनली पर्पज इज टू रिस्टोर द पीस। अब आइए जानते हैं कि आर्टिकल 34 के अंदर क्या चीजें दी गई। सो इसको आसान शब्दों में समझते हैं। आर्टिकल 34 में सिंपली यह कहा गया है कि यदि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी ऐसा इंसान जिसे वो कार्य सौंपा गया है और वहां पे मिलिट्री रूल लगा हुआ है, उस कार्य को करते हुए वो किसी और व्यक्ति के यदि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे या फिर किसी और तरीके की घटना को अंजाम दे दे, तो वो इंसान आंसरेबल नहीं होगा। उसे हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, उसे ये स्पेशल पावर दी गई। ये उस इंसान ने इसलिए किया ताकि वो ऑर्डर को रिस्टोर कर सके, पीस को मेंटेन कर सके। इसके अंदर दूसरा पार्ट है जो ये कहता है कि यदि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको वो पावर दी गई है कोई पनिशमेंट देता है, कोई सेंटेंस पास कर देता है, कोई सजा सुना देता है, कोई तरीके की इंजरी इन्फ्लिक्ट कर देता है दूसरे इंसान को, या फिर किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, तो उसे पार्लियामेंट वैलिडेट कर सकता है। आर्टिकल 34 पे लॉ बनाने की टोटल पावर पार्लियामेंट को दी गई। यदि आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 34 पे लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ए एंड बी बोथ, या डी नन ऑफ द अबोव, तो आंसर आएगा ए, पार्लियामेंट। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, वो है दी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, जिसे आफ्स्पा भी कहा जाता है। इसी की तरीके का एक और एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए भी बनाया गया 1990 में।
बट एग्जाम्पल के लिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बनाया गया था ताकि वहां पे पीस रखी जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। यहां पे गवर्नर, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया बता सकती। जब उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया बता दिया गया तो वहां पे मिलिट्री के पास स्पेशल पावर्स आ जाएंगे। अब क्या है वो स्पेशल पावर्स, उनके बारे में जानते हैं। एक चीज आप और नोट कर लीजिएगा कि ये स्पेशल पावर सिर्फ ऑफिसर के पास नहीं होती, सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर के पास नहीं होती, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के पास भी होती। मतलब जो जवान हैं उनके पास भी सेम पावर्स रहेंगी। सबसे पहले, यदि 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे हो गए और ये ऑर्डर है कि वो नहीं हो सकते, कुछ भी पर्पस हो सकता है वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन इकट्ठे करने के लिए हुए हो, या फिर उनके पास कोई हथियार है, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, या फिर उनके पास कोई ऐसी चीज है जिसे वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, तो वो उन पे फायर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि उन्हें हाथ पैर पे फायर करना है, वो फायरिंग डेथ भी कॉज कर सकती है, तो भी कोई इशू नहीं। उन्हें इंडेमनीफाई कर दिया गया है, उन्हें सुरक्षित कर दिया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट को। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर कोई भी ऐसा शेल्टर जो यूज किया जा सकता है किसी भी अटैक के लिए, उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वेपन रखने के लिए, किसी को हाइड करने के लिए, वहां से अटैक करने के लिए, यदि ऐसा सस्पिशन है ऑफिसर को तो उसे वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड, अरेस्ट कर सकते हैं वो सस्पिशन पे। अगर उन्हें शक है किसी इंसान पे तो भी वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं, दैट टू विदाउट वारंट। और यहां पे एक और लिबर्टी दी गई है। हम नॉर्मली देखते हैं कि वहां पे उन्हें मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना रहता है जिसको भी अरेस्ट किया गया है, बट यहां पे ऐसा नहीं। यहां पे उन्हें कहा गया है कि आपको पुलिस स्टेशन में देना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब अगेन यहां पे डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट, किसी के भी घर के अंदर घुस सकते हैं वो बिना वारंट के, सर्च के लिए, सीज के लिए, किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, या कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए जो उन्हें लगता है इंपॉर्टेंट है उनकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए। अब आइए समझते हैं कि इसमें प्रिविलेजेस क्या दी गई हैं। ये तो पावर है, अब इसके अंदर प्रिविलेज ये दी गई है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो डिस्टर्ब्ड एरिया में काम कर रहा है, दैट इज इन मार्शल रूल काम कर रहा है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का केस नहीं किया जा सकता बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के। ये इनके लिए स्पेशल प्रिविलेज दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 34 का यूज करते हुए किस तरीके से इंडेमनीफाई किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो काम अपना प्रॉपरली कर सके। जरूरत होती है बहुत बार ऐसी जरूरत होती है डेमोक्रेसी के अंदर, ताकि डेमोक्रेसी को जीवित रखा जा सके। कई बार अपर हैंड रखना पड़ता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 34. I hope you like this video lecture. Thank you very much for watching.